निष्ठा में बाधा जा रही है क्या आपकी? नहीं, अच्छा, क्या बना रहे हैं? ये कल 4 तारीख है, 4/10/2021, हम लोग बरेली में हैं। बरेली का दूसरा दिन होगा कल। यार ये डॉट पेन से मेरी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। तो कल मुझे बताया गया कि यहाँ पे आला हजरत की दरगाह है, तो उनके उर्स का आखिरी दिन है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि भीड़ बहुत रहेगी, है ना। और एक मैं यहाँ समझना चाहता हूँ, यहाँ मिल्लत काउंसिल की पॉलिटिक्स होती है, जो ख़ास तौर पे इस ज़िले के मुसलमानों की पार्टी है, और अगल बगल भी थोड़ा बहुत असर रहता है। उसके कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, एक आध कुछ जीतते भी हैं, और चूँकि मुस्लिम वोट भी ठीक ठाक है बरेली में। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो 35% है। तो इसलिए मैं थोड़ा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहूँगा जो मुझे इस पॉलिटिक्स को समझाए, दर्शकों को बताए। और ओबीसी में यहाँ लोध, गंगवार, कश्यप और कुछ पॉकेट्स में यादव ऐसे रहते हैं, तो और मौर्य भी है। तो आज जैसे हम फरीदपुर गए थे, तो एक कश्यप समाज का गांव था, प्रधानी थी, वहाँ गए, फिर कुछ और समाज के लोगों से बात की, कुछ और चीज़ें समझी भी। तो अब मेरे पास ये है कि गंगवार समाज की क्या राजनीति है, वो समझने के लिए या तो मैं किसी गांव में जाऊँ या किसी ठिए पे जाऊँ। भगवत शरण है सपा में, संतोष गंगवार जाहिर सी बात है भाजपा में है अभी, और गंगवार हैं ब्रिज, क्या नाम है उनका, अभी बता रहा हूँ नाम, उनको मंत्री बनाया गया है क्योंकि 2 हटे थे, तो वो समझना ज़रूरी है। संतोष को? नहीं, संतोष गंगवार को तो हटाया गया है, और धर्मपाल पहले मंत्री थे, उनको भी हटाया गया है। मैंने देखो जगह जगह उनके बोर्ड भी देखे हैं। हमने पप्पू भरतौल का तो इंटरव्यू कर ही लिया है, और मीरगंज से डॉक्टर DC वर्मा है। केसर सिंह का तो देहांत हो गया है कोविड के चलते, है ना। ये मैं आपको भगवत शरण गंगवार का बता रहा था। छत्रपाल सिंह गंगवार बहेड़ी से, छत्रपाल सिंह गंगवार है, उनको अभी मंत्री बनाया गया, राजस्व मंत्री। उनकी जगह जगह वो भी चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स समझना चाहता हूँ। एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत दिलचस्प दिखी आयुष, मुझे बरेली शहर में आके स्वामी विवेकानंद की जाति पता चली। अरे, किसने बता दी? किसी ने नहीं बता दी। बरेली में जगह जगह बड़ी सी होर्डिंग्स बनी हुई हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, रेखा चित्र है, लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र है, और एक योगी सन्यासी का है, मोस्ट प्रॉब्ली वो स्वामी विवेकानंद है। हाँ, उन्हीं का रेखा चित्र है, और नीचे उन तीनों रेखा चित्रों के नीचे सिर्फ लिखा हुआ है हम कायस्थ। अच्छा, तो ये है स्थिति। और यहाँ की एक सीट भी है जो कायस्थ बाहुल्य मानी जाती है, शायद उसको देखते हुए ये सब पॉलिटिक्स हो रही हो। बरेली की जो सीट है ना, यहाँ से डॉक्टर अरुण कुमार हैं, तो बरेली और बरेली कैंट की सीटों पर जो बीजेपी का समीकरण रहता है कि एक कायस्थ और एक बनिया वैश्य अग्रवाल समुदाय को दिया जाता है। थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा, ये क्या है हम कायस्थ पोस्टर के पीछे की कहानी। और राहुल जौहरी बहुत ही चर्चित क्रिकेट प्रशासक रहे हैं, BCCI के CEO रहे हैं। उनके पिता दिनेश जौहरी यहाँ से विधायक रहे हैं, और मंत्री भी रहे, कल्याण सिंह सरकार में बर्खास्त किए गए थे मंत्री पद से, और फिर उनकी जगह राजेश अग्रवाल आए थे। तो राहुल जौहरी की दावेदारी के बड़े चर्चे हैं। कई लोगों ने कहा कि अमित शाह के बेटे के खास हैं, किसी ने कुछ और बात कही। तो यहाँ जगह जगह उनकी होर्डिंग भी दिख रही हैं, तो वो एक एंगल एक्सप्लोर किया जाएगा। और 3 में कम से कम 2 काम एक्सप्लोर किए जाएंगे। माझा का काम बहुत होता है, हालांकि अब चोरी छिपे ज़्यादा होता है। जरी कारचौप का काम होता है, जरी जरदोजी बहुत मशहूर है,
जरी तो समझ में आता है, जरदोजी क्या होता है? वही जरी से जो काम होता है उसको जरदोजी बोलते होंगे आई गेस। और बांस मंडी, उल्टे बांस बरेली को, बांस का काम यहाँ बहुत होता था, अब तो शायद उतना नहीं होता। और झुमका, बरेली का झुमका, झुमके से कोई लेना देना नहीं है। आशय कवि का ये था कि बरेली के बाजार में इतनी भीड़ भाड़ थी कि जो देखो उसमें नायिका ये नहीं कह रही कि झुमका खरीदा रे बरेली के बाजार से, वो कह रही है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। लेकिन हम लोग तो जब सिटी में एंटर करते हैं तो एक चौक है, यहाँ बहुत बड़ा झुमका लगा हुआ ये है। बहुत ही हालिया घटना है कि साहब जब बरेली सब झुमके से मशहूर है, लोगों को झुमका झुमका ध्यान आता है, तो जगह जगह वो एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे झुमके इंस्टॉल किए गए हैं। तो झुमका गिरा है बरेली के बाजार में। और कवियों को क्या होता है, कई दफ़ा मीटर बिठाने के लिए ना, जैसे हमने एक ब्लॉग में बोल दिया था, है काम कला के कोलंबस, है तो आवृत्ति जो रहती है, तो वो बरेली के बाजार में एक वो बैठ रहा है ना, मीटर बैठ रहा है। अब सोचिए वो कहा जाता जबलपुर के बाजार में या उरई के बाजार में, तो मीटर गड़बड़ा रहा था, है ना। अच्छा, हाँ, बरेली झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और बरेली मशहूर जगह रही है पुराने समय से, बड़ा शहर रोहिलों के ज़माने से, है ना, इसीलिए इस इलाके को रोहिलखंड बोला जाता है। पांचाल प्रदेश है ये, द्रौपदी का मायका है ये जगह, है ना। तो खैर माझा, जरी और बांस मंडी का काम देखा जाएगा। कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कवर करने का इरादा रहेगा। बरेली कॉलेज जो मुझे बताया गया एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। आपको कानपुर में भी ऐसे दावेदार मिलेंगे जो कानपुर के कॉलेज को एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज बताते हैं। 6 बजे हम लोग कंपनी गार्डन में, कल दिन है सोमवार का, हाँ। ओह आज संडे के दिन हमने पूरे दिन काम किया। हाँ, सोमवार को 6 बजे कंपनी गार्डन एक जगह, वहाँ दर्शन होगा, दर्शकों से मुलाकात होगी। इसके अलावा मेरे एक मित्र हैं कुमार अभिमन्यु, संपादक हैं यहाँ पे एक अखबार में, रेजिडेंट एडिटर हैं, तो उनसे मुलाकात करूँगा। कि स्थानीय पत्रकारों से जब मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और हमारी एक दर्शक हैं, हमारी पड़ोसी भी हैं वहाँ नोएडा में, और उनके वो घर पे भोजन करेंगे और फिर पीलीभीत का प्रस्थान। ये आपने एक नई चीज़ शुरू करवा दी ब्लॉग में कि शेड्यूल कैसे बनता है। हाँ, सब चीज़ें दिखनी चाहिए। हाँ, तो ये रहेगा। जय जी, आप क्या करेंगे? आप वीडियो शूट करेंगे और मैं उधर घूमूंगा। क्या है ये, क्या नया इंटरनल या एक्सटर्नल जूब चला है? एक्सटर्नल ही है। किसी एक व्यूअर ने लिखा भी था, क्या था यार वो, जेरी को ले ही क्यों जाते हो जब मोबाइल से वीडियो शूट करना होता है? हाँ, तो दरअसल मैं भी काम करता हूँ भाई। ऐसा मत समझो कि मैं नहीं करता हूँ। बताओ क्या काम करते हो? सारे वीडियो एडिट करते हो वो सब बताओ ना। देखिए आयुष जी जो वीडियो शूट कर रहे हैं और करते हैं, एडिट तो मुझे ही करने पड़ते हैं। एक दो मैं भी करता हूँ। दर्शकों को ये पता चलना रहने चाहिए, दो यार। दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि ये अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, जिसमें दिन भर जो वीडियो शूट होते हैं वो यहीं एडिट होते हैं, सब कुछ यहीं से कंप्लीट करके दिया जाता है। तो जैसे अभी हम लोग होटल आए, तो अब मैं बैठ के सारी फाइल्स कॉपी करूँगा और उनको एडिट करूँगा। टाइम हो रहा है 11:30, 1:30-2 बजे तक एडिट होंगी और फिर मैं सो जाऊँगा। 8 बजे उठूँगा। कल तो 8 बजे निकलना है, तो सुबह नहीं 9 बजे तक का रखते हैं कॉल टाइम, 9 बजे तक का, तो 1 घंटे का। मैं क्या केयरिंग बॉस? हाँ, मैं कह रहा हूँ केयरिंग बॉस। यार देखो ऐसा है, बॉस का तो नहीं पता, लेकिन हमारे बॉस बड़े केयरिंग हैं। कौन? आपके बॉस कौन है? कमलेश जी। उनके बारे में कम चर्चा होती है, जरा बताइए। कमलेश जी बड़े कूल बॉस हैं और वो मेरे पिछले
12 सालों से संपादक हैं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और वो बहुत सपोर्ट करते हैं वो हम लोगों के काम को, नए नए प्रयोगों को। तो वो मेरे लिए बहुत ही सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। जो बहुत सारे वैसे दबाव होते हैं ना, प्रबंधन के दबाव और तमाम दबाव, तो एकदम वो अपना रक्षा कवच है कमलेश जी। कैमरे पे वो कभी कभार आते हैं, जैसे अभी इस बार, पिछले बार के नेता नगरी में आए थे, एक आध बार और भी आए। लिखते बहुत अच्छा है वो। उनके कुछ आर्टिकल तुम्हें भेजूंगा, तुम लोग पढ़ना खोज के। अच्छे लेखक लिखना बंद क्यों कर देते हैं? आई एम नॉट द राइट गाय टू आंसर दैट, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पहले अच्छा लेखक बनना पड़ेगा। बीइंग मॉडेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग इधर, तो ये पकड़िए प्लीज, कैन यू होल्ड दिस। बहुत सारे लोग वीडियो वाले सौरभ द्विवेदी को जानते हैं, लेकिन टेक्स्ट वाले सौरभ द्विवेदी को बहुत कम लोग जानते हैं। इवन मैं भी नहीं जानता था यहाँ काम करने से पहले। मुझे जब यहाँ, आप थोड़े से असहज हो जाते हैं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस एक सजेशन दे रहा हूँ लोगों को कि आप लोग कभी खोज के ऐसे लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी सर्च करेंगे तो शायद पहला पेज यार आपकी ट्विटर का आ जाएगा। जैसे हम लोगों को लल्लन टॉप आयुष सर्च करो तो वेबसाइट का पहला पेज आता है सजेशन में, तो वो सर्च करिएगा और देखिएगा पुरानी जो कॉपीज़ हैं, पुराने से पढ़ना चालू कीजिएगा। जब लल्लन टॉप एक प्राइमरीली टेक्स्ट वेबसाइट हुआ करती थी, तो वो पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बड़ा मज़ा आया था पढ़ने में, और मुझे लगा था अरे ये तो लल्लन टॉप, मतलब उन कॉपीज़ को पढ़ के आपको लगता है कि लल्लन टॉप ही है। और एक ब्लॉग भी है, तहखाना है पुराना, जो मैंने इन छुट्टियों में बैठ के पढ़ा था। मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैं रोज़ दोपहर को एक ब्लॉग पढ़ता था सौरभ द्विवेदी का, और बढ़िया पावर नैप लेता था। तो वो एक बड़ा अच्छा रिचुअल बोरिंग होते थे कि नींद बढ़िया आ जाती थी। नहीं, वो बहुत अच्छा था, जिसमें से मुझे याद है। बात करते हैं। अच्छा, असहज हो गए। अरे बताओ। प्रभु, क्या अच्छा, ये शेड्यूल तो बता दिया, शेड्यूल के अलावा कल का शेड्यूल बता दिया। आज मुझे एक बहुत प्यारी बच्ची मिली जिसका नाम रिद्धि है। मुझे बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब मुझे लगता है इनसे कितनी बातें कर लो। तो उसका नाम रिद्धि था। तो जब उसके माता पिता ने उससे मेरा अभिवादन करने को कहा तो बोली लादे लादे। इतनी प्यारी सी लग रही थी। बच्चे क्या होते हैं यार। अभी हमें शाम को एक बच्चा मिला, रुद्रव, जो जानवरों से बहुत प्यार करता है, बहुत मतलब बहुत, और छोटा है अभी बहुत। और तो हम लोग वहाँ बात कर रहे थे कि इसको फिर वाइल्ड लाइफ में ही प्रेरित करिएगा, इधर उधर डाइवर्ट मत करिएगा, जर्नलिस्ट बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या कुछ और कर जाओ। और थोड़ा सा हमें लगता है माता पिताओं को अनकन्वेंशनल करियर और इन सब के बारे में सोचना चाहिए, और मीडिया हाउसेस को भी इनके बारे में बात करनी चाहिए, लल्लन टॉप को भी बात करनी चाहिए। इसलिए हम लोग नए सिरे से एक नए स्वरूप में रंगरूट को जल्द लॉन्च करेंगे। ये मेरे 2-3 बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, एक खेती वाला, एक करियर वाला। मतलब करियर सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ नौकरी, यहाँ जॉब अलर्ट, मतलब वो जो गाइडेंस होता है वो कई चीज़ों का होता है। किताबें कैसे चुने, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न आता है ना, कि कैसे, जैसे मुझे साहब किताबें पढ़ना पसंद, पर समझ नहीं आता कौन सी खरीदूं, कैसे एक्सप्लोर करना शुरू करें किताबों को, या पढ़ते पर बहुत मोटी होती है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसको लेके बाकायदा एक ट्रेनिंग हो कि कैसे आप धीमे धीमे किताबों की तरफ मूव करें। खाने को लेके रुचियाँ, तो मुझे लगता है वो करियर, और एक जिसको बोलते हैं ना, एक युवाओं के अंदर अभिरुचि पैदा करने का पूरा एक जतन हो, तंत्र हो, ताकि वो सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना और एक्सपीरियंस करने की चाह रखें, और सिर्फ वैसा ना हो कूल इंस्टा लाइफ टाइप से। मुझे बहुत करता है, तुम जैसे गौर किया, मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ, हालांकि मेरे दोस्त सब हंसते हैं कि एक दिन मुझे झिर्रे चढ़ती है, एकदम से 8-10 फोटो इंस्टा पे डाल देता हूँ। हाँ, वो आपने इंस्टाग्राम को गूगल ड्राइव समझ रखा है ना, एक साथ अपलोड कर देते हैं। पर मैं खींचता, मुझे नहीं कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत ही रेयर होता है कि मैं फोटो खींचूं, मुझे वो जमता नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ अपने दिमाग में संजो कर, हाँ, मतलब
जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो बच्ची ने लादे लादे, अब मैं उसी का वीडियो बना के डाल दो, हर चीज़ का वीडियो बना दो, हर चीज़ की फोटो कर दो। और ये डाइकॉटमी देखिए, ये चीज़ मैं एक वीडियो पे कह रहा हूँ, और मैं अब तक इस चीज़ को लेके पूरी तरह सहज नहीं हूँ कि इन ब्लॉग्स का क्या होना चाहिए। मेरी एक दोस्त है, अंजलि नाम है उसका, तो ना वो मेरे को कहती रहती है कि तुझसे मुझे बहुत जलन है। मैंने क्यों? तो कहती है कि तू मतलब साल के 12 में से 8 महीने कम से कम बाहर रहता है और तू एक फोटो नहीं डालता है इंस्टाग्राम पे, उस पर। मैंने कुछ चीज़ें मेरे को अपने दिमाग में संजो के रखनी है, और मैं फ़ोटो खींचता हूँ, खूब सारी फ़ोटोज़ खींचता हूँ मैं, बहुत सारी फ़ोटोज़, और उनको सिर्फ मैं अपने लिए रखता हूँ, किसी के लिए नहीं। एक दिन कोई जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार आएंगे और इसकी फोटो को एक कंपटीशन दिखा के जीत जाएंगे। मुझे कोई कंपटीशन में भाग नहीं लेना है। ये कौन सा घटिया जोक मारा है? अरे गरम मसाला में करते हैं ना वो एक पुरानी। ये क्या गरम मसाला? गरम मसाला मूवी नहीं देखी क्या आपने? अरे यार बहुत आइकॉनिक मूवी है, मतलब कॉमेडी, परेश रावल है उसमें, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार। वो जो परेश रावल वाला मीम है ना कि वो सब्जी फेंक देता है कूड़े में, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है सीएसके को लेकर वो मीम। नहीं देखी, गरम मसाला नहीं देखी, वेलकम देखी, वेलकम। आप तो कभी सिनेमा एंड पे लिखते थे किसी अखबार में, आपने गरम मसाला नहीं देखा? फिल्म रिव्यू देख करता था मैं, आई वाज अ फिल्म क्रिटिक। ठीक है, गरम मसाला। और अभी मैं एक आंवला क्रिटिक हूँ, मैं ये जिंजर आंवला खा रहा हूँ जो कि बहुत टेस्टी है। हाँ यार, इसके ये वाले प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। न्यूट्री एंडोर्समेंट? नो एंडोर्समेंट। और ठीक है आयुष जी, अब आप कह रहे हैं तो मैं गरम मसाला देखूंगा। हम लोग को एक दिन अपने ब्रेक डे पे, अगले ब्रेक डे पे वेलकम साथ बैठ के देखनी चाहिए। वेलकम देखनी चाहिए। मैं आज ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था वेलकम, ढोल और इस तरह की जो पिक्चर हैं, भागम भाग, ये साथ में बैठ के देखिए, यानी मजा आएगा। भागम भाग में ये हो रहा है ना, बहना डर गई, बहन डर गई। और उसमें जो गोविंदा का एक्सप्रेशन और रहता है, वो कि तूने क्या किया बावला, तूने क्या किया। और वो मेरे भतीजे भतीजी हैं, गौरीशा और अविरल मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड गौरीशा भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर। तो कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके कितने रिश्तेदार भाई भतीजे हैं। तो मेरा अर्जित परिवार बहुत बड़ा है, आपको पता है आयुष जी, है ना? हाँ, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। हाँ, आप लोग भी उसी का हिस्सा हैं, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। तो ये सब मेरा अर्जित परिवार है। एक परिवार वो होता है जो आपको आपके जन्म से मिलता है, कि आप किसी कुल गोत्र में पैदा हुए, किसी परिवार में पैदा हुए, तो उसमें आपका चुनाव नहीं होता है, ठीक, वो आपको मिल गया है। एक परिवार वो होता है जो आप बनाते हो क्रमशः, उसको मैं अर्जित परिवार कहता हूँ। उसमें आपकी वय के दोस्त होते हैं, दफ्तर के कुछ लोग हो सकते हैं, आपके कॉलेज के कुछ आपसे उम्र में बड़े, जैसे मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, है ना, इन दोनों बच्चों का, तो इनके पिता मेरे मित्र, बड़े भाई समझ लो, है ना, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो ये जो दो बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैं घर में गोलू गुड्डन बोलता हूँ, मतलब उनके नाम है। इनके पास वो टी शर्ट है जिसमें मजनू भाई की पेंटिंग बनी हुई है। इतनी कूल टी शर्ट है वो, और दोनों ने बड़ी ऐसी फंकी सी फोटो खिंचवा रखी है उसके साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनकी वो फोटो देखी इंस्टा पे, और फिर तो उन्होंने कहा हाँ अंकल हम तो एकदम हार्डकोर फैन है। तो मैं गरम मसाला देखूंगा, पर आपको हासिल देखनी पड़ेगी, देखनी चाहिए। हाँ, हासिल देखूंगा मैं। हाँ, इरफान तो, मतलब इरफान को मैं देखा नहीं मैंने ज्यादा, और मैं भी सोचता हूँ अगर तुम कितना इरफान कुछ को देखना बचा चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इरफान की फिल्म दूंगा। What do you mean by दूंगा? मतलब वो कहीं और अवेलेबल नहीं है क्या? सिर्फ आप ही दे सकते हैं, ऐसा है? नहीं, तुम तो टॉरेंट संप्रदाय के हो। नहीं, कुछ हिंट तो बताइए, मतलब ऐसे क्या? एक इरफान की बहुत अच्छी अवार्ड विनिंग फिल्म है, जो लोगों को खोज के देखनी चाहिए, रेंट पे, डीवीडी पे, जैसे भी मिले, तो वो मैं आपको दूंगा, है ना? उसका नाम कुछ है? हाँ,
सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस, जी। शायद पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम, तो देखना है। इरफान यार, द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। अगर आपको हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम किताबों के बारे में बताएंगे। इरफान के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप असीम छाबड़ा ने इरफान की एक बायोग्राफी लिखी है, उसको पढ़िए, अच्छी बायोग्राफी है। और आप इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन लिंक में क्या मुझे हंसी आ रही है। किताब वाला किया है मैंने असीम छाबड़ा के साथ, इरफान भाई की किताब पे। और मैं एक पर्सनल मोमेंट भी शेयर करना चाहता हूँ। इरफान साहब वो उन शुरुआती मशहूर शख्सियतों में थे जो लल्लन टॉप के कंसेप्ट पे बड़ा भरोसा करते थे और बहुत पढ़ते थे लल्लन टॉप को, बिल्कुल शुरुआती दौर में। तो एक दफ़ा वो हमारे दफ्तर की बिल्डिंग में आए थे, तो मुझे पता चला, तो मैं मिलने गया। तो मुझे लगा यार इतना बड़ा एक्टर है, उनका वो शूट चल रहा था, तो उनकी वाइफ बैठी हुई थी सतापा मैम। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको नमस्ते किया, मैंने बताया कि मेरा नाम सौरभ है और हम लोग ऐसे 4-5 लोग हैं, लल्लन टॉप चलाते हैं। वो बोलिए अरे इरफान तो बहुत पढ़ते हैं आपको, आइए आइए। तो मैंने कहा तब हम बहुत कम वीडियो करते थे, कभी हफ्ते में 1-2 वीडियो कर लें ऐसा। तो हमने कहा कि अगर हम एक छोटी सी बातचीत कर सकें। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो जब शूट से निकले तो उन्होंने कहा कि इरफान ये सौरभ हैं लल्लन टॉप वाले, तो उन्होंने से गले से लगा लिया। तो वो बहुत सही था यार, वो ऐसे पता नहीं रहता ना काम कहाँ कहाँ पहुँच जाता है आपका, है ना। बहुत सही था, वो बहुत सही आदमी थे यार। बाद में भी हमारी बात होती रही, और फिर वो बीमार हो गए, फिर वो जूझते रहे। बहुत सही आदमी थे वो। मुझे याद है जिस दिन इरफान की डेथ हुई थी, हम लोग साथ में थे, लॉकडाउन था, और मैं सुबह सुबह ऑमलेट बना रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। और हमारा अमूमन दिन होता था कि शुरुआत होती कि टीवी पे कोई एक न्यूज़ चैनल लगाना है जिस पे फटाफट 100 आ रही हो, और आज तक लगा हुआ था, उस पर फटाफट 100 आ रही थी। हम मतलब देखते थे कि क्या आज के दिन में क्या है, और उसके बीच में एक खबर फ्लैश होते हैं कि इरफान नहीं रहे। तो मैंने ईयरफोन लगाए हुए थे और मैं अपना चॉपिंग में लगा हुआ था, ऑमलेट बना रहा था। तो इधर से उधर ये सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, मतलब राकेश भाई अलग दौड़ रहे होते हैं, सौरभ सर अलग किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, कंफर्म कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो मेरी नज़र गई उधर। तो उस दिन मतलब लगता है जब आपका कोई परिवार का जाता है, तो वो दिन था मेरे लिए। उस दिन मेरे से ऑमलेट नहीं खाई गई थी, वो मेरे ही बनाई हुई। और मैं कभी रोता नहीं हूँ शूट वूट में या कभी, मतलब लेकिन उस दिन मैं आई वाज जस्ट होल्डिंग माई टीयर्स। और जैसे ही वो लास्ट लाइन थी, वो इरफान भाई पे ही था एपिसोड, कि अपना और अपनों का ख्याल रखिए जितना भी रख पाए, एंड कट हुआ, एंड देन आई वाज लाइक टप 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 टप। थोड़ा सा अनप्रोफेशनल दिखता है, मतलब टू हेल विद प्रोफेशनलिज्म एट टाइम्स, बट कि मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं होती है स्क्रीन पे अपने इमोशंस दिखाने की, ऑब्जेक्टिविटी और सब चीज़ें, पर तो कुछ और बात करते हैं। रामपुर की बात करते हैं। मैं बता देता हूँ, मुझे रामपुर में बहुत मज़ा आया। मैं बताता हूँ मैं थोड़ा सा। इससे पहले हम लोग रामपुर में थे, रामपुर में व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन रामपुर बहुत सही था यार। मतलब एन्जॉइंग द प्रोसेस वाला जो है ना, वो वहीं हुआ, बहुत बढ़िया। तो हमें 2 दोस्त, क्या है, हमें 2 बहुत लल्लन टॉप टाइप के लोग मिल गए, आमिर और उनके भतीजे थे फरहाद। तो फरहाद बाइक पे थे, आमिर जर्नलिस्ट हैं। तो वो ऐसे कि सर क्या करते हैं, ट्रैवल के टाइम पे यूटिलाइज़ कर लेते हैं टाइम को, जर्नलिस्ट लोगों से ज्ञान ले लिया ये वो। तो
तो मैं फरहाद के साथ चला गया और आमिर सर के साथ बैठ गए गाड़ी में। तो मैं मस्त बाइक पे घूमा और क्या हवा आई है यार। मुझे बार बार कार से घूमने के बाद बाइक पे घूमने में यही लगता है कि यार असली दुनिया तो बाइक पे ही दिखती है। कार में कैसे टूटी हो जाती है ना दुनिया। इसीलिए तुमने आगरा में जाके स्कूटी खरीदी थी। हाँ, वो रेंट पे ली थी। आगरा में स्कूटी रेंट पे लेके घूमे थे, बहुत मजा आया था। ये लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसका। क्या भाई स्कूटी, अरे यार जितने में तुमने रेंट पे ली उतने में कोई डाउन पेमेंट करके ले लेता। नहीं ऐसा कुछ नहीं यार, 500 रुपए की मिल जाती। 500 रुपए ठीक है। कोई मूवी भी दिखाते हैं लोग, मैंने आगरा देख लिया। और उसको लौटाने रात को 2 बजे जा रहे हैं और वहां से ऑटो से आ रहे हैं। अब सुबह सुबह हमें निकलना था, आपको तो पता ही है कि कॉल टाइम का कितना वो होता है। अरे देखो मस्त मैं दिख रहा हूँ ना इसमें, सही देखा। कॉल टाइम का एक बड़ा वो रहता है, कितने बजे निकल जाना है। तो रात को 2 बजे लौटाने गए, बड़ा मज़ा आया था। वो भी अमित राज के साथ गया था। अमित राज, आई मिस यू। कल मुलाकात होगी ना परसों अमित राज से? हाँ, पीलीभीत जा रहे हैं अमित, पीलीभीत में मजे ले रहा है। चीख चीख के सारी स्कीम बता दे कि कहाँ पे है और क्यों हमने उसको पीलीभीत भेजा हुआ है। क्या कर रहा है वो पीलीभीत में, ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ नहीं कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। अरे यार ये मैंने कवर अप किया था। चलिए, तो रामपुर घूमे। रामपुर का चाकुओं का वीडियो खूब देखा जा रहा है। लल्लन टॉप यूपी पे 1 लाख से ऊपर हो गया। कई लोग उस पर ये भी कमेंट लिख रहे हैं कि हम गैर कानूनी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी जानकारी गलत है। राज्य प्रशासन ने उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत लेकर आए हैं और वहाँ पे एक चर्चित IAS ऑफिसर रहे हैं बतौर DM, जिनको कहा जाता है कि उन्होंने आज़म खान पे नकेल कसने का काम किया। जितने भी सब कागज़ पत्तर कार्रवाई है, क्योंकि आज़म खान वैसे भी विपक्ष में रहते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से बहुत धमकी भरे, सत्ता पक्ष में रहते हुए तो भी ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं उन पे। तो आंजनेय कुमार सिंह नाम है, अभी वो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। तो उन्होंने उस काम को बढ़ावा दिया है और ये बड़े तंग दिल वाले लोग होते हैं। ज़रा सा कुछ देखा इधर उधर और तुरंत उसमें किसी के काम को, किसी के हुनर को खारिज कर देते हैं। जबकि अंसारी साहब ने अपने उस वीडियो में ही कहा कि ये चीज़ मैंने ही पूछी कि कई लोग ऐसे बोलते हैं छुरा, तो उसने आप जांच करवा लो कितने रामपुरी हैं और कितने चाइना से बन के आए हैं। और जहाँ तक खतरे की बात है, ये तो आपके ऊपर है, आप चाकू को कैसे इस्तेमाल करते हो, सब्ज़ी काटते हो या प्लेट में घुसेड़ते हो। और ऐसे तो लोग ब्लेडबाजी भी करते हैं, जो कि सही बात है। दिल्ली में DTC की बसों में पहले ब्लू लाइन बसें चलती थी, कितनी ब्लेडबाजी होती थी कि उन्होंने पॉकेट काटी और आपने पकड़ लिया, मानने आपसे पहले तो सीधे ब्लेड मार के भागते थे। अभी भी कई जगह होती है ब्लेडबाजी, तो बहुत होती है बड़े शहरों में। तो उसने कहा कि आपने ब्लेड बनाने तो बंद नहीं कर दी इस वजह से, जो कि दुरुस्त बात है। तो मुझे लगता है कि उस तंगदिल नज़रिए से बाहर निकलना चाहिए। और जितने भी मैंने कारीगरों से बात की है, हिंदुस्तान की ये ताकत है, इसका अब सही तरीके से विपणन होना चाहिए। जो हैंडीक्राफ्ट है कि हम हाथ से बहुत सारी चीज़ें बनाने का हुनर, जैसे हमने कहा बरेली में हम जरदोज़ी का काम देखेंगे, सब जगह पॉटरी देखी, खुर्जा में सब किया। और जब ये वीडियो किया तो हमारे एक मित्र हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, उनका मुंबई से मैसेज आया कि ये बहुत बढ़िया काम है और हैंडीक्राफ्ट का कोई काम करते हैं। मैंने उनके साथ नंबर शेयर किया है और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे लल्लन टॉप यूपी के दर्शकों को याद होगा कि हमने नोएडा में कुछ बॉक्सिंग करती लड़कियों की वीडियो बनाए थे, बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन लड़कियों को खूब मदद पहुंची देश और दुनिया से। उनके लिए किट, उनके लिए खुराक, बॉक्सिंग ग्लव्स और उसका पूरा दुरुस्त काम वो सब चल रहा है। सो थैंक यू सो मच। मैं आज दोपहर में ही आयुष जी को कह रहा था कि हम लोग समाज का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। तो समाज के प्रति हमारी जवाबदेही भी है और समाज से सहयोग लेने का हमारा अधिकार भी है। और जो भी बड़ा बदलाव आएगा वो ऐसे ही आएगा। सब व्यक्ति उस बदलाव में सबसे नीचे होता है, सबसे महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि व्यक्ति समाज में आता है, पर व्यक्ति, संस्था और समाज तो उस क्रम में सबसे ऊपर। मीडिया को बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि नेताओं को जनता से जोड़ने का या जनता को नेताओं से जोड़ने का काम कर मीडिया, मतलब माध्यम होती है मीडिया।
लेकिन जनता को जनता से जोड़ने का काम भी कर सकती है मीडिया, ये मैंने इस यात्रा पे सीखा। करती है। हाँ? बिल्कुल करती है। मतलब देखा है। हाँ, लोगों को हुनर के बारे में पता चल रहा है, एक दूसरे की प्रवृत्तियों के बारे में पता चल रहा है, एक दूसरे के जीवन के बारे में पता चल रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं जिन देशों से वो देख रहे होते हैं। तो हाँ, जोड़िए ना। मतलब हम कहीं भी जाएं, आप कहीं भी जाएं, थोड़ा हैंडीक्राफ्ट होते हुए कुछ देखें तो सिर्फ उसको देखें और शूट ना करें। जितने भी आजकल कई सारे ब्लॉगर्स हो गए हैं जो जाते हैं शूट करके और चले आते हैं, देखें, शूट करें और कुछ खरीदें, है ना, कुछ खरीदें ज़रूर। हम लोग खरीदते हैं। हम लोग खरीदते हैं, और थोड़ा नहीं बहुत सारा खरीदते हैं। गाड़ी में जगह नहीं होती है, इतनी खरीद लेते हैं। हम लोग तो ऐसे लालच में घिराते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन अब मैंने उस नौगांव सादात के बाद मैंने ज़्यादा नहीं खरीदा है कुछ भी। और लेकिन जैसे मैंने चाकू भी एक ही लिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो चाकू बना रहे थे, मेरे को बड़ा दिल पे लगा। तब से मैंने ये सोचा है कि मैं कहीं भी जाऊंगा कुछ हैंडीक्राफ्ट बनता हुआ देखूंगा। कि कई लोग आते हैं, आप पहले व्यक्ति हैं जो कुछ खरीद के जा रहे हैं, आते हैं टाइम बर्बाद करके चले जाते हैं। आप उनसे उनको बस इतना कर दीजिए कि आप उनकी कभी ना मेहनत नहीं दे पाएंगे जो उन्होंने मेहनत की है, जो उस पर कारीगरी की है। लेकिन आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि थोड़ा कुछ रकम दे दीजिए जिससे उनका उस मटेरियल का खर्चा निकल जाए, जिससे जो उनका रॉ मटेरियल आया और उन्होंने बनाया। मैं बस वो नहीं खरीद पाया जो मैनपुरी में काम था ना, ग्लास वाला। नहीं लैम्प। नहीं नहीं, वहां से तो फिरोजाबाद से लिया। तो वो तो रास्ते में पड़ता है, कभी भी पिक कर लेंगे। और मैनपुरी में वो जो लकड़ी के ऊपर पीतल के तारों से मूर्तियां वो बन रही थी, फोटो। हाँ, तारकशी। वो मेरे तो मतलब मैं यही वो बहुत ज्यादा महंगा था, मेरी रेंज से थोड़ा बाहर था। मैं यही चाहता हूँ कि कुछ भी हैंडीक्राफ्ट बने। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने मेरी खर्च करने की कैपेसिटी है कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें खरीदूँ, पर वो मेरे पहुँच से बाहर है। जैसे वो जो इतने बड़ी बड़ी बना रहे थे ना, यही चाहे उसका वो एक मिनिएचर वर्जन बना दे, इतना बड़ा हो लकड़ी का, उस पर बारीक काम हो, वो 1000 रुपए तक का हो तो आदमी ले ले। लेकिन 1 लाख या 60,000 80,000 की तो नहीं खरीद। छोटे में ज्यादा मेहनत लगती है, उसमें बारीकी से घुसेड़ना पड़ता है ना। थोड़ा बड़ा होता तो उसमें कम वो लगता है। मुझे लगता है इसमें यही है कि कई लोग तारकशी के काम को खरीदने लगेंगे तो कई लोग करने लगेंगे, तो उससे भी रेट नीचे आएगा। ये तो है। और बस कल बरेली में चमन चाट खाई जाएगी। चाट पसंद है आपको? बहुत। चमन चाट और गोलगप्पे। प्रियंका चोपड़ा की फेवरेट चाट चमन चाट। आइए हमारे प्रचार गाड़ी के नजदीक। मेरे एक सवाल है, बड़ा बेहुदा सवाल है। फिर क्या पूछ रहे हो? ठीक है, नहीं पूछता। पूछो। प्रियंका चोपड़ा सही में रही है बरेली? अगेन एक बुक रिकमेंडेशन आएगा मुझे लग रहा है यहाँ से। छोटी बातें तो होती नहीं है यहाँ। प्रियंका चोपड़ा पे भी असीम छाबड़ा की, जिन्होंने इरफान पे किताब लिखी है ना, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा पे भी एक किताब लिखी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और प्रियंका चोपड़ा बरेली में रही हैं। उनके फादर यहाँ पोस्टेड थे, आर्मी में थे, वो मेडिकल कोर में। और प्रियंका जब मिस इंडिया के लिए गई थी तब भी यहीं से गई थी, है ना। तो और यहीं के एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने पहली बार प्रियंका चोपड़ा की ऐसे थोड़ी पोज करती हुई मॉडलिंग सी ग्लैमरस सी फोटो खींची थी। तो वो सब आपको कहानियाँ मिलेंगी उस किताब में। अभी तो शी इज़ एन इंटरनेशनल स्टार पोस्ट क्वांटिको। मैं मिला हूँ प्रियंका चोपड़ा से। हाँ, मैं तब दैनिक भास्कर में काम करता था, फीचर एडिटर था। तो वो डॉन 2 के प्रमोशन के लिए आई थी। प्रियंका, शाहरुख और फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, ये सब लोग थे। तो बरेली में ये दिशा पटानी भी यहीं से हैं और नेहा कक्कड़ भी बरेली से हैं। नेहा कक्कड़ तो वहाँ से ऋषिकेश से।
हमको कल एक पत्रकार बता रहे थे कि नहीं, ऋषिकेश से वो, तो यहाँ रिश्तेदार होंगे उनके। ऋषिकेश से वो, और ऋषिकेश से जब दिल्ली आई तो उत्तम नगर रहती थी। कई जगह अब जैसे अब आयुष जी ही हैं, तो आयुष जी को आप कहाँ का बताओगे? आयुष जी जबलपुर के हैं, आयुष जी गुवाहाटी के हैं, आयुष जी इंदौर के होंगे, तेंदुखेड़ा, मझगुआ, हैं तेंदुखेड़ा, मझगुआ, आयुष नोएडा, वो जो बॉयज हॉस्टल है तुम लोगों का है, जिसमें आयुष, निखिल और सोनू रहते हैं। सोनू आप जानते होंगे दुनियादारी के राइटर हैं, और निखिल ललन टॉप शो करते हैं, नेता नगरी मेरे को होस्ट हैं, और आयुष हैं साइंसकारी, और गीतांजलि एक हमारी व्यूअर हैं, उन्होंने ट्विटर पे ये पूछा कि अगर आप ट्रिप पे रहते हुए नेता नगरी शूट कर लेते हैं तो आयुष साइंसकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये माइंड पकड़, ये वो हो रहा है क्या, ब्रेन वेव ट्रांसफर हो रही है क्या? मैंने बिल्कुल आज के आज ही सोचा है यार, जिस टाइम में आप नेता नगरी करते हो उस टाइम में मैं साइंसकारी क्यों नहीं कर लेता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो टाइम हम यूटिलाइज कर देते हैं ना। नहीं, ये फालतू की बात है, तुम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ लफाजी है ये। और तुमने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि तुम लिखोगे भी इस एक्सपीरियंस के बारे में, चाहे पोस्ट कार्ड की साइज में लिखो, चाहे 150 शब्द लिखो, 200 शब्द लिखो, पर तुमने वो प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया है। लिखना तो है। क्या आज क्या दिन है? संडे है। मंडे से होगा। कल पे जो बात कल की, जो कल पे क्या भाई, आज रुक जाओ। हमारे स्कूल में कहते थे कल तो आएगा ही नहीं। थंब टाइटल में आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं। पिछले 3 दिन से सिद्धांत मोहन मेरी हेल्प कर रहे हैं। ठीक, अब तुम सिद्धांत मोहन से ही हेल्प लो। ओ, इस चीज का इंतजार कर रहे थे क्या आप? अब तो मेन वीडियो के तो टाइटल हमसे मुक्त कर दिए गए तुम। और सिर्फ एक सेकंड मेन वीडियो शूट कहाँ होती है? और दूसरी चीज ये है कि टाइटल थंब भी थे, और क्या काम है? पूरे दिन ऑब्जर्व करते हो ना, लिख डालो। एक बच्चा जो पूरे दिन मिट्टी में खेलता है उससे आपका एक घड़ा बना दो। ऐसे टाइम लगता है, चल रही ट्रेनिंग चल रही है, थोड़ा सा हाथ लगाइए, ऐसे बताइए पहिया ने यहाँ से ऐसे करना है तुमको, थोड़ा सा आँच में, ऐसी आँच में पकाना है, थोड़ा सा समय लगता है, बालक हूँ अभी। एक बच्चा जो पूरे दिन मिट्टी में खेलता है उससे घड़ा बनाने की उम्मीद करना गलत है, लेकिन एक नौजवान जो पूरे दिन कुम्हार की चाक के पास बैठ के उसको चाक चलाते, मिट्टी कोड़ते, बर्तन बनाते, सुखाते देखता है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि किसी दिन वो भी चाक पे हाथ तो लगाए। बहुत से बहुत क्या होगा, बर्तन बिगड़ेगा तो संभालने के लिए कुम्हार है ना। कबीर दास जी का वो पद नहीं सुना है जिसमें वो बताते हैं कि गुरु की थाप कैसी होती है, कि वो आपको ऊपर से दिखता है कि वो ठोक रहा है, नीचे से हाथ लगा के साध रहा होता है। ओके कुमार, ठीक है, करते हैं, लिखेंगे। और साइंस मैं आज ये भी सोच रहा था, एक ऑल्टरनेटिव ये भी सोच रहा था कि छोटा मिनी साइंसकारी कर सकते हैं क्या ऐसे। मुझे ये आयुष जी की आप बौद्धिक बदमाशी देखिए। साइंस के एडिटर ये हैं, छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, नहीं लिखना है, सब ये तय करते हैं। इन्होंने साइंसकारी शुरू किया, इन्होंने साइंसकारी बंद कर दिया। अब ये ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे मुझे इजाज़त देनी है कि ये छोटा लिख सकते हैं कि नहीं। सजेशंस मांग रहा हूँ, आप पढ़ते भी तो हैं, देखते भी तो हैं, तो आपकी क्या राय है कि हो सकता है क्या? मैं राय काम पे देता हूँ, हवाई किलों पे नहीं देता हूँ। आप पहले लिखिए, करिए, उसके बाद फीडबैक मांगिएगा। जैसे हमारी एक दोस्त है अदिति, पेशे मतलब बाई ट्रेनिंग शी इज़ अ डॉक्टर, और बाई प्रोफेशन शी इज़ अ सिविल सर्वेंट, बट बाई नेचर शी इज़ अ ट्रैवलर, शी लव्स ट्रैवलिंग। तभी उसने सबैटिकल लिया है और वो ट्रैवल ब्लॉग उसने बना के भेजे, फिर फीडबैक मांगा, पूरा एक मुकम्मल ब्लॉग बनाया, एडिट किया, म्यूजिक, वॉइस ओवर सब डाला, अपलोड किया, फिर उसने कहा इसको देख के मुझे फीडबैक देना।
तब फीडबैक दिया जा सकता है। उसने ऐसे नहीं कहा अच्छा सुनो मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बनाने की सोच रही हूँ, फीडबैक देना कैसा बनाऊँ। उसमें एक ऐसा म्यूजिक रहेगा, डिंचक रापचिक ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक नेता नगरी होगा तो आपसे एक साइंसकारी भी होगा। इस अवसर पे मैं आयुष जी का सम्मान करना चाहता हूँ। अरे शॉल ऑल। ये कार्नेशियन और कुमुदनी के फूल हैं। फ्लैश लाइट जलाओ बे। और यार ये हमारे सामने तुम बेते करके बात ना किया करो। क्यों? ललन टॉप ने ही तो दुनिया को ये सिखाया है कि भाषा का लोड नहीं लेना है ज्यादा, जब तक आपका इंटेंशन सही है। तुम्हारा इंटेंशन भी तो गलत है जेरी। ठीक है, खत्म करते हैं। कार्नेशियन के ये फूल आप लोगों को, और फूलों की खुशबू नहीं ले सकते, फूल खुशबू लेने के लिए ही होते हैं ना। फूल नहीं फूल होते हैं। फूल 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 तुम हो, ये फूल है। क्या डू यू मीन इट? यस वेरी मच इंडीड। तुम फूल नहीं हो, यू मीन। तुम फूल नहीं हो। ठीक है, ये खिंचता जाएगा, ये खिंचता जाएगा। तुम फूल नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है। फूल का मतलब क्या होता है फूल है, कोई और है फूल। भाई? मैं तुम्हें फूल बोल रहा हूँ, फूल नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी किसी और को फूल बोल रहा हूँ ना। किसको फूल बोल रहे हो? मेरे लिए मैं थोड़ी फूल हूँ। अरे भाई इसको क्या बोलते हैं? समझ गया, मैं समझ गया, आप नहीं समझ रहे क्या? ना मैं तो क्यों, मैंने जोक शुरू किया। फ्लावर के लिए सही उच्चारण हिंदी का होता है फूल, और फल हम लोग फल बोल देते हैं। फल होता है वो हल का जो नुकीला पार्ट फल होता है। फा में फा फा है ना। हाँ फा बिना नुक्ते का हुआ, या फा नुक्ते के साथ हुआ। नहीं नहीं, जो फल होता है हाँ। वो बिना नुक्ते के होता है, जो फ्रूट्स हम खाते हैं फल, ठीक है। और ये फूल, ये भी बिना नुक्ते के है। अगर इसमें आप नुक्ता लगा देंगे और फूल कर देंगे तो आप वो बन जाएंगे जो कि आयुष जी नहीं है। ओके, दिस इज कूल, दिस इज कूल, दिस इज नामा कूल। ये काफी वी आर रनिंग आउट ऑफ शेड्यूल। so let's stay cool and close this. Bye bye.